$1.5 billion तो हम सुनते होते हैं, इतनी बड़ी डील होती है. इट इज़ द बिगेस्ट एवर एक्विजिशन ना. Timing wise, it was not a great timing because in January COVID started. कोई लेमैन बोलेगा यार अगर इंडिया को पावर सरप्लस तो लाइट क्यों जाती है. हमारे को पावर कंज्यूमर तक लेके जाता है. उस नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इंटरप्शंस होंगे. आप अगर अनिल कपूर हो जाओ और वो एक दिन का प्राइम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, जो फिल्म थी है ना, तो आप क्या चेंज करोगे. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो लेके आ जाएंगे उस दिन में. जनरेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया, ट्रांसमिशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन में कंपटीशन कैसे लेके आए जाए. जो रिटायर होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, गवर्नमेंट से, उसको रेगुलेटर बना देते हैं कि जिस जगह गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों गवर्नमेंट है. सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. जैसे आपने पावर सेक्टर का स्नैपशॉट दिया, थोड़ा सोलर के बारे में स्नैपशॉट तो फिर और डीप डाइव करेंगे इसमें. मतलब चाहे आप थर्मल ले लो, चाहे आप विंड ले लो, तो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ पावर सोलर है. 97-96% मान लिया चाइना से आ रहा है. 3-4% जो बचा, उस 3-4% में से 2% हमारा है. इंडिया क्यों पीछे रह रहा है इनोवेशन में. आजकल स्टेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं कि भाई वो बोलता है कि मैं इतने परसेंटेज सब्सिडी दूंगा, तो दूसरा बोलता है मैं उससे 2% ज़्यादा दूंगा. जो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने इतना होल्ड बनाया हुआ है, जो आप ये बोल रहे हो सारी न्यू टेक्नोलॉजी, उसका क्या करेंगे इंडिया. हमारे पास लिथियम एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं है, जो केवल चाइना के पास ही है. सोलर विदाउट बेस इज अ कार विदाउट एन इंजन. डू यू एग्री. देखिए इंडिया में इतने साल हो गए हैं, कुछ 6.5 गीगावाट का न्यूक्लियर है बस. क्यों नहीं लग रहा है इंडिया. तो वो कहते हैं ना कि नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम. बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप लगाइए. आपके घर के पास लगाने जाएंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा अपना फ्लैग लेके बाहर आ जाएंगे. आज का पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है जिसमें हमने पराग शर्मा के साथ बात की है, जो फाउंडर CEO O2 पावर के रह चुके हैं. एंड अभी आपने पढ़ा होगा रिसेंटली दैट O2 हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय JSW, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर पावर सेक्टर में डील हुई है $1.5 बिलियन पे. पर लेकिन आज जो हमने बात की है पराग जी के साथ, वो हमने डीप डाइव किया पावर सेक्टर के बारे में. राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं पावर, द अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी हैव, सोलर सेक्टर, स्टोरेज के बारे में बात की है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो अगर अपने करियर बनाना है पावर सेक्टर में, कौन से फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं. हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं. जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए. पराग शर्मा ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह. Parag Sharma, founder and CEO of O2, sir. Thank you for doing this. माई प्लेजर सिमर. है ना, फाइनली सर. मैंने ना सर मतलब जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया, एंड यू नो आई कम फ्रॉम द सेम सेक्टर, राइट. वी आर इनटू इंफ्रा, वी डू EPC फॉर सब स्टेशंस एंड सोलर एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मुझे सर हमेशा क्वेश्चन आता था कि यार आप सोलर का पॉडकास्ट कब करोगे. एंड मैं ना हमेशा सोचता था कि यार सोलर और पावर सेक्टर पे पॉडकास्ट ना मेरा बड़ा बाइसनेस हो जाएगा कि मतलब मैं ही बात कर रहा हूँ उसके बारे में. बट आई वॉज इंटरनली क्लियर कि जब मैं पावर सेक्टर का डीप डाइव करूँगा तो आपके साथ करूँगा. थैंक यू सिमर. क्योंकि मुझे ये पता है कि यू आर अ पर्सन दैट वी नोन ईच अदर फॉर कुछ साल हो गए अब. तो मुझे इतना पता है सर कि मतलब यू हैव ऑलवेज वेरी डीप इनसाइट्स एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द सेक्टर. एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, द बिगेस्ट एवर एक्विजिशन O2 कितनी $1.5 बिलियन की डील हुई. यस. विच इज़ व्हाट द लार्जेस्ट इन द सेक्टर. यस. तो क्या फीलिंग है सर. No, first of all, congrats to you also. आपका Hartech is growing very well and we are doing multiple projects with you and have heard all the positive things about your company. Congrats to you also. Thank you sir. But क्या feeling है सर. O2 आपने start की when 2019? O2 Power? Yeah, so we started in November 2019. Timing wise, it was not a great timing because in January COVID started. But despite this 1 or 2 years of interruptions on account of COVID, फिर भी हमारा अच्छा रहा. 5 साल में हमें एग्जिट मिल गया, हमारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल गया. And they made a very decent IRRs and numbers look very, very good. $1.5 बिलियन तो हम सुनते होते हैं, इतनी बड़ी डील होती है. बट हाउ इज द फीलिंग लाइक से वी आर इन 2025. इट इज़ द बिगेस्ट एवर एक्विजिशन ना. It's the biggest ever acquisition. That too, it gives a good benchmark to others also who are investing in our sector.
कि अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं इस सेक्टर में इफ़ वी एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली, if we maintain a discipline in bidding, if we do things in a compliant way, तो अच्छा benchmark बन गया है and we will hopefully see lot more investments in our sector. अच्छा सो सर थोड़े डिस्क्लेमर कर लें क्योंकि हम दोनों बड़े पैशनेट हैं पावर सेक्टर को लेके एंड वी आर दोज पावर गीक्स है ना, कोई बहुत टेक्निकल हो जाएंगे, तो आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट आवर ऑडियंस, राइट? सो हमारे सर इट इज़ रेंज करती है ऑडियंस, यंग लोग हैं मेजॉरिटी, यंग प्रोफेशनल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, मिड रेंज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो कुछ या तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जाना चाहते हैं बट और या नेचुरली क्यूरियस है चीज़ों को लेकर, तो मेजॉरिटी ऑडियंस वो है। तो ये भी हो सकता है सर बड़ी नॉन टेक्निकल भी लोग हों जो इस सेक्टर से ना हो। सो मैं ये चाहता हूँ सर, मेरा इंटेंट किया आज के पॉडकास्ट से कि हम एक पावर सेक्टर की डीप डाइव करें, बिकॉज सोलर पे इतनी बात हो रही है, बिकॉज हर कोई बोलता है कि हमने सोलर एंटर करना है एंड आपने इतनी शानदार कंपनी बना के इतना मतलब इंडिया का लार्जेस्ट एग्जिट आपने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो मैं चाहता हूँ सर हम पावर सेक्टर के बारे में बात करें और एक डीप डाइव करें कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कोई आज अगर 22-23 साल की लड़का या लड़की देख रहे हैं, कैन दे एंटर इनटू अ सेक्टर, स्टोरेज, हाइड्रोजन, तो पूरी वैल्यू चेन को बात करेंगे। और एक काम करते हैं सर, टाइम ट्रैवल करते हैं। तो आज हम 2025 में, तो हम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पावर सेक्टर आज कहाँ पे पहुँचा। तो अब थोड़ा सा स्नैपशॉट दो कि वेयर आर वी टुडे और कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचे, एंड देन हम सोलर को डीप डाइव करेंगे। नहीं बिल्कुल सिमर, सो आज हम 475 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की। ओके, तो इसमें सब कुछ आ गया ना? इसमें अराउंड 240 गीगावाट कोल होगा, इसमें सोलर और विंड मिला लें तो 160 गीगावाट होगा, 110 गीगावाट सोलर होगा, 50 गीगावाट विंड होगा और 50 गीगावाट और हमारा हाइड्रो होगा। तो टोटल जो हम रेन्यूएबल बोलते हैं हाइड्रो को मिला के, तो वो 210-220 गीगावाट होगा। ठीक है जी। फिर हमारा गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं 25-30 गीगावाट के, मतलब वो चल नहीं रहे हैं बट हैं वो। और फिर हमारा अपना न्यूक्लियर है 6-7 गीगावाट का। ओके, सो दिस इज़ लार्जली द स्प्लिट। ओके, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम हार्डली 1400 मेगावाट 1500 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, मतलब जो कि 1 गीगावाट हो गया ना टोटल 1400 मेगावाट। हाँ, 1.4 गीगावाट और आज 475 गीगावाट 475 गीगावाट पर है। और जो मेजर डिफरेंस ये आया है कि नाउ वी कैन से वी आर ऑलमोस्ट पावर सरप्लस। सो बहुत ही कम टाइम होगा पूरे साल का जहाँ पे हम पीक कैपेसिटी, जहाँ पे हम कैपेसिटी को डिमांड को मीट ना कर पाएँ। अदरवाइज लार्जली वी आर एबल टू मीट इट। जो थोड़ा प्रॉब्लम एरिया जो इंडिया में है वो हमेशा से रहा है और समहाउ इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू रेक्टिफाई इट, वो ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन जनरेशन। मैंने जैसे कहा आपको, इतनी ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी आ गई 475, और हर एक साल हम ऑलमोस्ट 35 गीगावाट 30 गीगावाट ऐड कर रहे हैं। ट्रांसमिशन हमारी बहुत एफिशिएंट है, 3-4% लॉसेज हैं सेंट्रल ग्रिड में। हर एक इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके यही बोलता है कि भाई जितनी अच्छी ग्रिड हमारी है उतनी अच्छी बहुत ही कम कंट्रीज़ की है। जो पेन पॉइंट रह जाता है वो रह जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका रीज़न ये भी है कि वो पूरी ढंग से प्राइवेटाइज नहीं हुआ। आप पूरे कंट्री में देखें, थोड़ा दिल्ली प्राइवेटाइज है, बॉम्बे प्राइवेटाइज है, कलकत्ता प्राइवेटाइज है, तो सिटीज़ फिर भी प्राइवेटाइज हैं। कोई लार्ज स्केल पे कोई स्टेट अदर देन उड़ीसा प्राइवेटाइज नहीं है। और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इनएफिशिएंसी है। और अभी भी हम कुछ 60-70 हज़ार करोड़ हर एक साल लूज़ कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज के लॉसेज हैं इंडिया में, 60-70 हज़ार करोड़। तो हमने बाकी तो सब अच्छा कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का हमारे पास कोई हमें इलाज निकालना पड़ेगा। और उसमें 2-4 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो यही है कि हमारा जो टैरिफ जो डिटरमाइन होता है, जो रेगुलेटर करता है, उसमें देयर हैज़ टू बी सम इम्प्रूवमेंट। वो लोग अज्यूम करते हैं कि बहुत एग्रेसिवली, हम उसको AT&C लॉसेस कहते हैं, एग्रीगेट ट्रांसमिशन टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, वो बहुत एग्रेसिव रिडक्शन अज्यूम करते हैं टैरिफ डिटरमाइन करते समय। वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है।
इस वजह से जो भी वो टैरिफ डिसाइड करते हैं वो टैरिफ हम रिकवर नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। और दूसरा रीज़न ये है कि हमेशा गवर्नमेंट बोलती है कि हम इतनी सब्सिडीज़ दे देंगे, आप एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को जीरो टैरिफ कर दो, इंडस्ट्रियल को हाई कर दो, बट फाइनली स्टेट बजट्स में कंस्ट्रेन रहता है, वो इतनी सब्सिडी दे नहीं पाते। और सिंपल लॉजिक ये है कि जो चीज़ कम्पिटिटिव हो गई, जो चीज़ प्राइवेटाइज हो गई, जिसमें बिडिंग शुरू होगी, वो ऑटोमेटिकली वो अच्छी हो जाएगी। तो जनरेशन में तो एक एक कैपेसिटी बिडिंग के थ्रू आ रही है। हमारे एक्ट में सेक्शन 63 है, टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग करनी है, उसके हिसाब से टैरिफ डिटरमाइन होता है। ट्रांसमिशन में भी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क तो पूरा बिडिंग के थ्रू ही हो रहा है। केवल स्टेट लेवल पे कभी कभी नॉमिनेशन बेसिस पे स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन करती हैं, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब एक एरिया में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, सारे कंज्यूमर उसी के साथ जो हमारे स्टेट डिस्कॉम्स हो गए ना, जो हमारे स्टेट डिस्कॉम्स मेजॉरिटी की उनका जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उनसे ही आता है ना। हाँ, तो जैसे हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे में अब थोड़ा कंपटीशन शुरू हो गया है कि एक एरिया का कंज्यूमर अगर वो टाटा पावर की ज्योग्राफिकली उस लोकेशन में पड़ता है, फिर भी वो रिलायंस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी से पावर खरीद सकता है। जैसे टेलीकॉम वाला हो गया ना, काइंड ऑफ पैरेलल लाइसेंसिंग कह दें या तो उस तरह का कंपटीशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए तो रियल इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत दिनों से वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट की बात चल रही है कि ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएं, बट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो मतलब रेगुलेटरी चेंजेस नहीं आ पा रहे। तो एक सेकंड का पॉज करते हैं। तो अगेन मैं हमेशा सर कि इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो फंडामेंटली कैन वी से कि जो आज पावर सेक्टर है, कोई भी आज एक लेमैन, लेट्स से कोई 10th क्लास की लड़की हमारा पॉडकास्ट देख रही है, राइट? तो पावर सेक्टर कैन बी फंडामेंटली डिवाइड इनटू जनरेशन कि जो एक कंपनीज है जो पावर प्लांट्स लगा रहे हैं इंडिया में, वो कोल, सोलर, विंड, कुछ भी हो सकता है, सोलर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। फिर आपका ट्रांसमिशन हो गया, जो कि आपके ट्रांसमिशन टावर, सब स्टेशन वगैरह जो जहाँ पे पावर प्लांट है उसको एक सोर्स पे लगा। और थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। कैन वी से दैट? बिल्कुल। आपने एक बात बोली कि हम पावर सरप्लस है, हमारा सरप्लस हो गया, लेकिन सर आज कोई एक लेमैन बोलेगा यार अगर इंडिया को पावर सरप्लस हो, लाइट क्यों जाती है? बड़े एक आता है ना क्वेश्चन कई बार, तो उसका क्या आंसर है सर? कि जो नेटवर्क अगर आपका ठीक से मेंटेन नहीं है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो थोड़ी सी भी आंधी आएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। सो उन रीजंस की वजह से ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, इट इज़ कि जो नेटवर्क जो जनरेशन से हमारे को पावर कंज्यूमर तक लेके जाता है, उस नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इंटरप्शंस होंगे। नेटवर्क समझाओ सर हमारे लिसनर्स को, क्या मतलब हो नेटवर्क का? नेटवर्क मींस एक हाई वोल्टेज नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, एक लो वोल्टेज नेटवर्क होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कहते हैं। तो ये दोनों मिला के नेटवर्क कहलाया जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी नहीं है तभी लाइट चली जाती है? हाँ, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं है, उसमें मतलब जस्ट एज आई सेड कि वो गवर्नमेंट कंपनीज 90% डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वो कंट्रोल कर रही हैं, तो जितनी एफिशिएंसी से उनको काम करना चाहिए और जितना अच्छा मेंटेनेंस करना चाहिए वो नहीं है। तो सर मतलब बेसिकली अगर अनिल कपूर हो जाओ और वो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बन जाओ, जो फिल्म थी है ना, तो आप क्या चेंज करोगे? एक चीज़ पावर सेक्टर, आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्राइवेटाइज कर दोगे? बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो लेके आ जाएंगे उस दिन में। और ये कब से चल रहा है सर, ये प्रपोज अमेंडमेंट चल रहा है? ऑलमोस्ट 10 साल से चल रहा है। 10 साल से क्या चल रहा है, थोड़ा और बताओ डिटेल में कि इलेक्ट्रिसिटी, ये दिस इज विच इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 2003 में, तो उससे पहले आपको याद होगा हम लोग वर्ड यूज़ करते थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, SEB। तो दिल्ली में दिल्ली DSEB कुछ हुआ करता था, महाराष्ट्र में MSEB था, यूपी में UPSEB था, पंजाब में PSEB था। तो हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एनवायरनमेंट में रहते थे 2003 तक। 2003 तक। तो 2003 का जब एक्ट आया उसने बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए। उसने कहा कि ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं इनको अनबंडल कर देते हैं। अनबंडल में हम ट्रांसमिशन कंपनी अलग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर देंगे, जनरेशन अलग कर देंगे, सो दैट वी कैन माइक्रो मैनेज ईच सेक्टर रेदर देन लुकिंग एट
द होल थिंग, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह उस एक्ट में उसने कहा कि भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको सेक्शन 63 के थ्रू पावर प्रोक्योर करनी चाहिए। मतलब उसने दो ऑप्शन दिए, सेक्शन 62 एंड 63। 62 मतलब रेगुलेटर टैरिफ अप्रूव करे, तो उसने पूरा फ्रेमवर्क लिया कि भाई पावर प्रोक्योरमेंट कम्पिटिटिव वे में कैसे होनी चाहिए। उसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि रेगुलेटर्स की पावर्स क्या क्या होगी, एक स्टेट लेवल रेगुलेटर होगा। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक एक्ट आया 2003 का। बट समहाउ उसको इम्प्लीमेंट करते करते भी 10 साल लगा दिए लोगों ने। कि 2003 में अगर एक्ट आया तो पूरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अनबंडल करने में 10 साल लग गए। 2013 में हुआ अनबंडलिंग, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग हुआ। मतलब तमिलनाडु में सबसे जब बाद में हुआ होगा, उसके बाद। तो जिस पेस में गवर्नमेंट चाहती थी कि रिफॉर्म हो, स्टेट सुधरे, उस पेस पे नहीं हो पाया। फिर इसके बाद भी फिर अब सेकंड लेवल ऑफ रिफॉर्म्स चाहिए थे। सेकंड लेवल ऑफ रिफॉर्म्स मींस कि आपने ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो रख दिया, और एज आई सेड जनरेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया, ट्रांसमिशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कंपटीशन कैसे लेके आया जाए। तो जो अमेंडमेंट प्रपोज थे वो उसके अराउंड थे कि भाई ये एक तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में रिफॉर्म कैसे लिया जाए, ये एक जो रेगुलेटर्स जो इंडिया में जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूव करना था उसमें। कि सो दैट मोर प्रोफेशनल्स कम्स। आजकल तो जैसे किसी ज़माने में मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि रेगुलेटर्स आर नथिंग बट ए पार्किंग लॉट फॉर ब्यूरोक्रेट्स। तो वही वाला हिसाब है कि जो रिटायर होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, गवर्नमेंट से, उसको रेगुलेटर बना देते हैं। सो समबडी अगर आप यूके में ऑफ जेम देखें या कहीं यूएस में फर्क में जाएं, तो जो उनके जो चेयरमैन होते हैं इन रेगुलेटरी कमीशंस के, दे आर ऑल डॉक्टर्स, वेरी वेल रेड, साइंटिस्ट, हैविंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स। तो हमारे यहाँ तो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भी, इट्स नॉट दैट ऑल आर ऑफ द सेम क्वालिटी, बट जो इस पूरे रिफॉर्म का एक प्रोसेस ये भी था कि ये सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टेट रेगुलेटर्स एंड द सेंट्रल रेगुलेटर्स इम्प्रूव हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज हो जाए। तो वो जो सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं उसमें अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज। तो वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। बट अनबंडलिंग तो होगी थी ना, मतलब अनबंडलिंग होगी, बट वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। कि मतलब बेसिकली सिर्फ कंज्यूमर जो है, मतलब अगर अगेन, और मैं अगेन सिर्फ बार बार ना एक लेमैन में कोशिश करूँगा समझाने की। मतलब एक आज अगर कोई भी घर पे देख रहा है तो उसकी स्टेट मेजॉरिटी कंट्री में उसको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो उसको अपने स्टेट से आ रहा है। सो बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज हो गई तो मतलब उसको और कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा, जो आप बोल रहे हो, मेंटेनेंस भी बेटर होगी, और कंज्यूमर को भी ऑप्शन होगा। जैसे अगर वो चूज़ कर सकता है कि मेरे को ये टेलीकॉम ऑपरेटर चाहिए या जियो चाहिए या एयरटेल चाहिए, तो मेरे को यार ये वाला चाहिए जो मेरे को बेटर रेट दे रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एग्जैक्टली। तो मतलब जनरल सेइंग है हर एक सेक्टर में कि जिस जगह गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों गवर्नमेंट है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी बिजनेस में 90% गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है। भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आपको बनवानी है, उसको आप कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू लेकर आओ। आपको मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन करनी है, उसको आप कम्पिटिटिव बिडिंग लेकर आओ। तो जितनी भी जगह आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करोगे, इवन गवर्नमेंट वांट्स टू पार्टिसिपेट, लेट देम आल्सो बिड। ट्रांसमिशन लाइंस में वही हो रहा है। एक गवर्नमेंट की कंपनी है PGCIL, और एक आपके अदानी, स्टरलाइट और प्राइवेट लोग हैं, सब आपस में मिलके compete करते हैं एक दूसरे से। जनरेशन में भी NTPC भी है गवर्नमेंट की कंपनी, और हम सब लोग भी हैं, तो हम सब लोग मिलके compete करते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। अब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे यूपी में सुनने में आ रहा है कि अब पूरा यूपी में रिफॉर्म्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज के बिड आ रहे हैं, पीपल विल पार्टिसिपेट इन दैट। सो धीरे धीरे ये सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, और दूसरा रेगुलेटर की क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो सर ये तो थोड़ा सा स्नैपशॉट हो गया ना, पावर सेक्टर कहाँ पे थे। मतलब एक गीगावाट से ऑलमोस्ट 470 गीगावाट पावर सेक्टर में। अब आ जाते हैं सर आपका
पैशन और आपका जो अपने O2 बिल्ड की सोलर पावर में आते हैं। सर सोलर पावर में इतनी चर्चा हो रही है, मतलब आज 2025 में, तो सोलर पावर के बारे में थोड़ा बताओ कि कब नेशनल सोलर मिशन कब आया, वहाँ से लेकर, क्योंकि सोलर में भी आप देखो अगर लास्ट 12-13-14 साल में मतलब सिर्फ सोलर ही ऐड हुआ है। आपने भी O2 बिल्ड की फोकस किया, IPP मॉडल में फोकस किया, तो जैसे आपने पावर सेक्टर का स्नैपशॉट दिया, थोड़ा सोलर के बारे में स्नैपशॉट तो फिर और डीप डाइव करेंगे उस पर। राइट। सो सोलर एक टाइम पे मोर ऑफ ए फैशन स्टेटमेंट हुआ करता था। टैरिफ जो है वो 17 रुपये 18 रुपये था, तो किसी ने रूफटॉप पे लगा लिया, किसी ने छोटा मोटा उसमें कर लिया। फिर गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया कि चलिए, वो मोदी जी थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, कि हम एक भले ही 17 रुपये का टैरिफ हो, हम सोलर की बिडिंग्स लेके आते हैं, विच इज़ ग्राउंड माउंटेड लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे पहला बिड में 17 रुपये आया। ऑब्वियसली सब्सिडी होती थी, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इतने प्राइस पे खरीद रही है, थोड़ी सब्सिडी भी होती थी। और धीरे धीरे वो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता गया, और बिल्कुल ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरह है, जैसी पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब आज की तारीख में एक 600 वाट का पैनल आता है एक इस टेबल के साइज़ का। किसी ज़माने में ये 50 वाट का हुआ करता था। एफिशिएंसी अब 25.5% हो गई है, विच मीन्स उसी एरिया में हम 650 वाट का पैनल बना सकते हैं। ये एफिशिएंसी बहुत बेकार हुआ करती थी। तो इतनी ज़्यादा अब टैरिफ ड्रॉप हो गया है 17 रुपये से आजकल, एक तो अभी मतलब 2 रुपये तक भी टच कर गया था, अब 2 रुपये 50 पैसे के आसपास पे पहुंच गया है। तो ये अब सबसे सस्ता सोर्स ऑफ पावर है। मतलब चाहे आप थर्मल ले लो, चाहे आप विंड ले लो, तो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ पावर सोलर है। अब इस हमारे सेक्टर में बस कमी ये रह गई है कि ये वी कॉल इट इनफॉर्म पावर, कि ऐसा नहीं कि जब मेरे को चाहिए तभी जनरेट होगा। ये जनरेट होगा जब जब रिसोर्सेज होंगे। सुबह जब लाइट आएगी सोलर की तब जनरेट होगा, लाइट नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो इसका बस प्रॉब्लम हम पूरा वर्ल्ड जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि इसको फर्म पावर कैसे कर दें, बैटरी के थ्रू कर दें या कैसे करें। बट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इतना सस्ता है, बट हमें ये लास्ट माइल प्रॉब्लम हमने और सॉल्व कर दी, तो हमें कोई कोल बेस्ड पावर प्लांट की दूर दूर तक या गैस बेस्ड पावर प्लांट की जो पॉल्यूशन वाले हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका क्या हुआ सर, वो जो कोल पावर प्लांट चल रहे हैं बंद हो जाएंगे सारे? तो देखिए, जो वैसे ही जो उनका रेशो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंडिया में 10 साल पहले रेन्यूएबल मान लिया 12-13% होगा पूरी जनरेशन का, आज वो 25% है। और जो हमारा 2030 का जो टारगेट है वो अगर मीट हो गया 500 गीगावाट, तो वो 40% प्लस हो जाएगा। मतलब अभी हम जो 160 गीगावाट में है उसको 500 गीगावाट करना है बेसिकली। तो जो ये थोड़ा कंफ्यूजन है हमारे सेक्टर में। हाँ बताओ सर प्लीज। कि वो हम जो वर्ड रेन्यूएबल यूज़ करते हैं वो सोलर और विंड के लिए नहीं करते, हम सोलर और विंड और हाइड्रो मिला के करते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट काउंटिंग द बायोमास और बाकी छोटा। तो जो आपने नंबर बताया 160, वो नंबर है सोलर और विंड का। ये दोनों मिला के 160 है। अगर हम हाइड्रो और जोड़ लें तो वो नंबर 210 के आसपास है। और 210 इज व्हाट वी कॉल इट एज रेन्यूएबल्स। रेन्यूएबल, तो ये रेन्यूएबल कैपेसिटी जो 210 है, इसको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। आपको क्या लगता हो जाएगा? देखिए, अगर मुझसे क्वेश्चन 2 साल पहले पूछा गया होता तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही टफ टारगेट है। क्योंकि 2 साल पहले इंडिया ने 10 गीगावाट 12 गीगावाट ऐसा कुछ सोलर ऐड किया था और 3 गीगावाट विंड ऐड किया था। अब जो लास्ट ईयर जो ऐड हुआ है वो 25 गीगावाट सोलर ऐड हुआ है, 4 गीगावाट विंड ऐड हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 30 गीगावाट के आसपास हमने सोलर और विंड से ही ऐड कर दिया। अब हमें ये आज हम 210 220 पे पहुंचे हैं और हमें अगर उसको 500 लेके जाना है 2030 तक, तो 50-60 गीगावाट हर एक साल चाहिए। पर जिस हिसाब से हमने 15 गीगावाट से 30 गीगावाट पे जंप मार दिया एक साल में, और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कि मतलब इस साल विंड जो है वो 7 गीगावाट हो जाएगा, सोलर जो है वो 30 गीगावाट प्लस हो जाएगा। तो वी आर रीचिंग टूवर्ड्स क्रॉसिंग 50 गीगावाट वेरी सून। और लास्ट 1 और 2 ईयर्स में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम 70 गीगावाट भी कर दें। तो
ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना तो बहुत मुश्किल है कि 500 पहुंच जाएंगे, बट हाँ उसके क्लोज पहुंचेंगे। 400 तो हो ही जाएगा, 400 प्लस तो हो ही जाएगा जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। सर सोलर पे अब थोड़ा अगर डीप डाइव कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि गुजरात में स्टार्ट हुआ 2007-8 में हुआ था, 7-8 के आसपास, तो उसके बाद फिर NSM आया 2011 में, फिर बिडिंग स्टार्ट हुई, पीपल लाइक अस आल्सो वेंचर्ड इनटू सोलर एंड यू नो अच्छी कंट्रीब्यूशन की, काफ़ी काम किया। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो सोलर 100 गीगावाट क्रॉस हो गया सिर्फ सोलर की अगर हम बात करते हैं सर, बट अभी भी चाइना के साथ क्या रिलेशन है, मतलब, और क्योंकि आई वाज आल्सो इन चाइना रिसेंटली, एंड ये जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे आप जो O2 में कर रहे थे, यू आर अ पावर प्लांट प्रोड्यूसर, सो आप बेसिकली पावर प्लांट बना रहे थे, राइट? तो ये जो चाइना के साथ हमेशा बोलते हैं जैसे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर सारा तो चाइना बना रहा है, तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, हाउ विल इट ग्रो कि इफ एवरीथिंग वुड बी चाइना डिपेंडेंट? देखिए, क्रेडिट गोज टू चाइना, जितना बड़ा उन्होंने स्केल का इंडस्ट्री बना लिया है। हम कह रहे हैं हमारा 2030 का 500 गीगावाट टारगेट है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं 25 गीगावाट करने में एक साल में। वो 450 गीगावाट कर रहे हैं एक ही साल में। तो मतलब वी कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट साइज ऑफ डेवलपमेंट ऑन सोलर। कैसे कर पा रहे हैं सर? क्या ऐसे चाइना ने किया जो हम नहीं कर सकते? देखिए, द एडवांटेज ऑफ कम्युनिज्म इज़ दैट ऑल द लैंड इज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो इतना मंगोलिया और ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे हमारे पास तो केवल एक राजस्थान है, उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल्स हैं जहाँ और कुछ नहीं हो सकता। और अधिकतर, एंड होल चाइना इज़ ऑब्वियसली बीइंग कम्युनिस्ट कंट्री, इज़ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड। तो जिस आसानी से उनको लैंड एलोकेट हो जाती है, और जिस इतनी ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है स्टेट प्रोविंसेस से, वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आपको बनानी है तो ROW नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बनाई है, लाइन बनानी है तो लाइन बनानी है, तो देयर इज़ नो प्रोटेस्ट अराउंड एनीथिंग। सो वो उनका एक एडवांटेज, एक तो ये है एग्जीक्यूशन जो है जिस स्पीड पे चाइना में हो सकती है वो इंडिया में नहीं हो सकती। दूसरा, जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो एनवायरनमेंट बनाया है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया विच कांट कम्पीट, द होल वर्ल्ड कांट कम्पीट। मतलब वी आर स्टिल सेकेंड लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर नाउ इन द होल वर्ल्ड। मतलब वो अगर 99% वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, तो जो 1% है, वो 1% में 0.8% इंडिया कर रहा होगा। दोबारा बताना सर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरी दुनिया में अगर वो मैं ज़्यादा बोल गया हूँ शायद, 97-96% मान लिया चाइना से आ रहा है, और पूरी दुनिया का सोलर पैनल, और 3-4% जो बचा, उस 3-4% में से 2% हमारा है, ये मान लीजिए आप। तो उस सेंस में, एंड आई एम काउंटिंग जो चाइनीज़ कंपनी ने जो वियतनाम में जो बना लिया है मैन्युफैक्चरिंग जस्ट टू बाईपास द रूल्स टू सप्लाई टू US, उसको भी मैं चाइना ही मान रहा हूँ। तो अगर वैसा सिनेरियो लिया जाए तो पूरा उन्हीं की कंपनियों ने पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करी हुई है। और वो मतलब it's not just scale obviously is one thing. The second is that the level of support they get on R&D. जो सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं कि मोनोपर्क से टॉपकॉन आ गया, टॉपकॉन में बीच में HJT भी आया, नाउ बैक जंक्शन की बात हो रही है, बैक जंक्शन के बाद कुछ और आएगा। तो ये सारी जो नई इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, एज आई सेड कि एक ही एरिया में 50 वाट लगता था, अब 650 वाट लगता है। सो होल क्रेडिट गोज टू चाइना। ऑल दीज इनोवेशंस लार्जली आर डन बाय चाइना। बट सर, मेरा क्वेश्चन एज अ फेलो इंजीनियर यही है सर, इंडिया क्यों पीछे रह रहा है इनोवेशन में? मतलब ग्रेट है, जैसे अब हमने बोला 500 गीगावाट हम करना चाहते हैं रिन्यूएबल में, इतना कर चुके हैं, बट आप बोल रहे हो यार 470 गीगावाट तो साल का ऐड कर रहे हैं वो लोग। बट द आइडिया इज दैट सर, ठीक है चलो कम्युनिस्ट देश है, सारा कुछ ओके है, बट हम कहाँ पीछे रह रहे हैं सर? हमारी इनोवेशन क्यों नहीं हो रही है? मतलब क्यों इंडिया से पेटेंट नहीं फाइल हो रहे? क्यों इंडिया से वो इनोवेशन नहीं हो रही? क्यों इंडिया से वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया को नहीं जा रही? तो वो क्या कर रहा हूँ, उस पर तो कम्युनिज्म का कोई लेना देना नहीं है सर। राइट। नो, आपने थोड़े दिन पहले एक ऐड देखा होगा, फ्रंट पेज में बहुत बड़ा आया था कि इंडिया ने भी 100 गीगावाट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉड्यूल्स क्रॉस कर ली। तो लेट हुआ काफ़ी, बट कम से कम हम भी एक स्टेप तो कर गए। अब तक जो स्कीम्स जो फेल हो रही थी, इंडिया का अप्रोच क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स दिए जाए, कि हम इसको लो सब्सिडी देंगे, या हम VGF देंगे, वाइबिलिटी गैप फंडिंग देंगे। और हमारे देश में होता क्या है कि वो पेपर में सब ये सब्सिडी नोटिफाई होती हैं,
और किसी को फाइनली कुछ मिलता नहीं है। तो जो पूरा फेथ था गवर्नमेंट के ऊपर कि ये सब्सिडी फ्रेमवर्क, सब्सिडीज मिलेंगी, तो वो पूरा चला गया था, क्योंकि मोजर बेयर और कुछ कंपनियों ने आज से 15 साल पहले भी सोलर मॉड्यूल्स की फैक्ट्री लगाई इंडिया में। उस समय इंडिया ज़्यादा दूर नहीं था चाइना से, वहाँ 100 होंगी तो हमारे पास 5 गीगावाट होगा, बट फिर किसी को सब्सिडी मिली नहीं। ये सब अनाउंस स्कीम्स थी और जो भी प्रोमिसेस थे कि इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी, वो सब हुआ नहीं। तो सारे ये बैंकरप्ट हो गए उस ज़माने के जितने भी हमारे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स थे। तो उनमें दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और पहले फिर इंडिया ने एक 40% कस्टम ड्यूटी लगाई चाइना से या कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट करने में। फिर बट चाइना इतना कम्पिटिटिव है कि वो 40% सब्सिडी भी काम नहीं कर रही थी। फिर हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए, जिसको हम ALMM कहते हैं, कि जब तक वो सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट इशू करेगा तब तक आप मॉड्यूल इंडिया में बेच नहीं पाओगे। तो इतने ज़्यादा अब बैरियर्स लगा दिए इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कि तब जाके लोगों में अब कॉन्फिडेंस दोबारा आया है और 100 गीगावाट के मॉड्यूल्स लगने शुरू हुए हैं और 15-20 गीगावाट के सेल भी लग गए। और इतना इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि ये चिकन एंड एग स्टोरी है कि अगर आपने ये कह दिया कि इंडियन ही मॉड्यूल्स खरीदो और उतने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो पूरी इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। हम एक तरफ तो 500 गीगावाट का टारगेट है, हर एक साल 30-40 गीगावाट करना है, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि इंडिया में ही करो, तो और कैपेसिटी नहीं है तो कैसे करोगे। तो उन्होंने टारगेट्स दिए इंडिया ने कि भाई मैं ये स्कीम जो है कि आप चाइना से नहीं खरीद सकते, बाहर से नहीं खरीद सकते, मैं आज से 1.5 साल बाद से लेके आने वाला हूँ। उससे पहले आप जितना कैपेसिटी ऐड करना है कर लो। तो और पूरा मैन्युफैक्चरर्स को कमिट किया कि मैं इस पॉलिसी को चेंज नहीं करूँगा। उसी तरह से जब ये मॉड्यूल की अब कैपेसिटी हो गई, तो उसका जो, क्योंकि ये पूरी लेमेंस लैंग्वेज में क्या है, सबसे आसान है मॉड्यूल बनाना। वो 200 करोड़ में आप 2.5 गीगावाट की लाइन लगा लोगे, कैपेक्स भी ज़्यादा नहीं। अगर किसी को अगर आज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में घुसना इज अ गुड बिजनेस टू गेट इनटू, मे बी डिलेड ना हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉड्यूल में खर्चा बहुत कम है। आप $20 मिलियन पे 2.5 गीगावाट की मॉड्यूल लाइन लगा लेते हैं। तो पहले तो इंडिया ने कहा ये आसान चीज़ है, पहले ये कर लेते हैं इंडिया में, तो सबने वो 100 गीगावाट सोलर पैनल बनाने लग गया। पहले असेंबली वाला काम है। करेक्ट, ठीक है। फिर पूरी वैल्यू चेन क्या है, सेल उसके नीचे है, फिर वेफर उसके नीचे है, पॉली। तो अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जून 2026 के बाद मैं सेल भी आपको लाने नहीं दूंगा चाइना से। तो अब आप इतना टाइम है सेल मैन्युफैक्चरिंग कर लो। तो सेल तो महंगा होता होगा। तो सेल 10 टाइम्स है कॉस्टलियर, मतलब इन द सेंस ऑफ कैपेक्स। तो अगर $20 मिलियन नहीं, बट अगर एक मिनट सर और इजी समझाते हैं कि अगर क्या पता कोई बोले कि नहीं मैं लेट नहीं हूँ, मेरे को घुसना है इसमें, तो सोलर पैनल अगर लगाना है जिसपे सेल लेट से बाहर से मंगा रहा है, राइट, तो 1000 मेगावाट जो 1 गीगावाट कितने में लग जाएगा? तो 2.5 गीगावाट की लाइन 2.5 गीगावाट $20 मिलियन की लग जाएगी, 200 करोड़ के आसपास। 200 करोड़ के आसपास लग जाएगी। सो मतलब 1 गीगावाट 100 करोड़ के आसपास हो गया। बिल्कुल, राइट। तो अब ये तो सोलर पैनल हो गया। अगर किसी को घुसना है तो 1 गीगावाट 100 करोड़ में लग जाएगा, राइट। इसमें आपको सेल चाइना से लेके आना है, वेफर सारा वैल्यू चेन वहाँ से लेके आना है। बट अब आप बोल रहे हो कि जून 2026 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि सेल भी भाई आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करने देंगे। जो असेंबलर्स को बोला भाई ये भी आपको इधर ही बनाना पड़ेगा। तो अगर सेल की लाइन लगानी हो 1 गीगावाट की, वो कितनी 10 टाइम्स ऐसे, तो मतलब वही 2.5 गीगावाट जो 20 मिलियन में मॉड्यूल लगता है वो 200 मिलियन में लगेगा। तो 1000 करोड़ का हो गया ना जी। वो 1000 करोड़ का, मतलब 2000 करोड़ का हो गया 20 मिलियन। तो वो बहुत थोड़ा सा आपको रियल इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और बट हुआ क्या कि जिन लोगों ने मॉड्यूल टाइम पे लगाया वो उन्होंने बहुत ही अच्छे पैसे कमाए। अब तो अच्छा लोगों के पास बेंचमार्क हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में पैसे ही गंवाए हैं अब तक, तो इस इंडस्ट्री में इसमें भी पैसे अच्छे बन सकते हैं। लोगों ने लिस्टिंग करी, वारी हो गया, प्रीमियर एनर्जी हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी लिस्टिंग करी। तो अब सेल में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि एक बारी स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट्स मीट करी, पॉलिसी कोई चेंज नहीं करी। भाई हर एक आदमी क्या चाहता है कि जो पॉलिसी एक बारी अनाउंस हो जाए उसको स्टेबिलिटी दो, उसमें कोई रेगुलेटरी चेंजेस मत लाओ, जिससे कि मैंने जो आज आपके लिए पैसे लगाए हैं गवर्नमेंट की कमिटमेंट पे वो रियली वो टर्न अराउंड करें वो मेरे को।
तो अब सेल में भले ही वो 10 गुना ज़्यादा है एंड इट टेक्स लॉट मोर गट्स टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट, बट फिर भी लोगों में अब कॉन्फिडेंस आ गया है सोलर के बैकड्रॉप में कि लोग पैसे बना रहे हैं। तो बहुत आसानी से इंडिया को क्या चाहिए, 30-40 गीगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए जून 2026 तक। और व्हेन आई से 30-40 गीगावाट्स, होता क्या है कि जब आप 50 गीगावाट लगाते हो तब जाके उसमें से प्रोडक्शन जो होता है वो 25-30 गीगावाट होना चाहिए। तो 50 गीगावाट की लाइन लग जानी चाहिए जिससे कि इंडिया कर सकता है, और वो होता दिख रहा है। बहुत सारे लोग 1 गीगावाट अगर किसी को, अगर तो 1 गीगावाट आप बोल रहे हो ना, अगर सेल की लाइन तो 1000 करोड़ हो गया ना मोटा मोटी। हाँ। तो वो उतनी कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा सर? मतलब अगर कोई न्यू एंट्रेंट है तो न्यू एंट्रेंट तो घुस नहीं पाएगा इसमें, कि घुस सकता है न्यू एंट्रेंट भी? नहीं घुस सकता है। देखिए ये सब लीवरेज होती हैं। मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ लगाना है तो ऐसे नहीं, आपको अपने इक्विटी लगानी है 1000 करोड़, आपको 60-70% लैंडिंग मिल जाएगी, बाकी आपको 400 करोड़ रुपए लगाना है। तो वो एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे अगर आपने टाइम पे लगा दिया। तो आपने उस टाइम पे लगा दिया जहाँ पे डिमांड सप्लाई मोर सप्लाई के फेवर में है, तो आप थोड़ा सा शुरू में ज़्यादा प्रॉफिट कमा के कर सकते हैं, पूरा रिटर्न हाँ जीरो कर सकते हैं। और ये सब एनवायरनमेंट देखते हुए स्टेट्स ने भी बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इतने मल्टीपल पॉलिसीज लेकर आए हैं कि भाई आप, आजकल स्टेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं कि भाई वो बोलता है कि मैं इतने परसेंटेज सब्सिडी दूंगा तो दूसरा बोलता है मैं उससे 2% ज़्यादा दूंगा। तो स्टेट्स भी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट बन रहा है। अब सेल इंडिया में आ गया, फिर धीरे धीरे अब वेफर की ऐसी पॉलिसी आने वाली है, और यही चीज़ें बैटरीज़ में भी इम्प्लीमेंट होगी। विंड टरबाइन बिजनेस में भी एक ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया है कि आपको 4 कंपोनेंट इंडिया में ही बनाने हैं, टावर, ब्लेड, गियर बॉक्स एंड इंजन। तो ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया है कि आपको इंडिया में ही बनाने हैं सब। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में, दो इट्स स्लाइटली लेट टू कैच अप विद चाइना, बट फिर भी कुछ। बट ये तो सर फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? जो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने इतना होल्ड बनाया हुआ है, जो आप ये बोल रहे हो सारी न्यू टेक्नोलॉजी, उसका क्या करेंगे इंडिया? क्यों R&D स्पेंडिंग ही हमारी इतनी कम है, उसका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मतलब उसकी वजह से हम अभी तो 1 साल 2 साल लैग रहेगा हमेशा बिटवीन, बिकॉज जब हम केवल अडॉप्ट ही करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे पहले चीज़ आ जाएंगी और वो प्रोडक्ट इंडिया में आते आते टाइम लेगा। उसका तो की सॉल्यूशन यही है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट्स देखो तो कहीं पे भी नहीं है। चाइना के फिर भी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में गिनती होती है कुछ लोगों की, कुछ इंस्टीट्यूट्स की। तो R&D में फोकस मोर करना, ये तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चेंज होगा। अभी तो हम फिर भी इतना तो कर लें कम से कम कि जो मार्केट में है वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें इंडिया में। करेक्ट। बट अभी सर लेट्स से, जैसे आपने बोला कि सोलर पैनल की असेंबली तो लेट होगी, बट अगर लेट्स से कोई न्यू एंट्रेंट है वो घुसना चाहता है तो सेल आप रिकमेंड करोगे कि सेल बनाना स्टार्ट कर दो? नहीं, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब मैं तो कमर्शियल सेंस से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट 40 गीगावाट है उसमें ऑलरेडी 100 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, तो वहाँ चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स आर नाउ लेस। कम है। बट सेल में नाउ चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आर मोर। और अगर आप बहुत ही अग्रेसिव होना चाहते हो तो वेफर में इन्वेस्ट कर दो, वहाँ यू मे बी द फर्स्ट वन और सेकंड वन। वेफर का क्या इकोनॉमिक्स कहती है? अगर 1 गीगावाट का वेफर लगना, वेफर भी ऑलमोस्ट वही कॉस्ट होता है पर मेगावाट बेसिस पे जो सेल है। ओके, तो 1000 करोड़ ही हो गया। तो इंडिया में केवल एक ही कंपनी अदानी जिसने अभी तक वेफर प्लांट लगाया है। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर भी अगर इस तरह का एम्बार्गो लगा दे कि इंडिया से बाहर से नहीं खरीद सकते, तो धीरे धीरे फोकस वहाँ पे भी लोगों का जाएगा। और वेफर तक पहुँच गए तो मतलब एक ही कंपोनेंट रह गया, पॉलीसिलिकॉन, जिस पे हमारे को चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बाकी हमने इंडिया में से नहीं कर सकते पॉलीसिलिकॉन? कर सकता है। इसके जो PLI बिड्स भी आए उसमें बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मतलब वो लोग कुछ सोच के बिड कर देते हैं PLI बिड में, फिर बाद में वो टेक्नोलॉजी टाइप्स के लिए जाते हैं तो जो उन्होंने सोचा होता है बिडिंग के टाइम पे वो हो नहीं पाता। सो देन दे आस्क फॉर एक्सटेंशन। तो पॉलीसिलिकॉन somehow even after giving so many incentives and PLI bids ग्राउंड पे आता दिख नहीं रहा है। सर एक बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना सोलर लग गया है ना, राजस्थान आप जाओ या महाराष्ट्र या आंध्रा MP है ना, तो ये सोलर पैनल्स की लाइफ तो 25 साल है, तो ये सोलर पैनल्स का होगा क्या
25 साल के बाद? ये बड़ा क्वेश्चन आता है ना कि उसको क्या करोगे, उसको डंप करोगे, सर्कुलर इकोनॉमी की बात होती है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिकॉज आप लोगों ने भी इतने एसेट्स बनाए जो आपने JSW को सेल किए, तो क्या होगा, मतलब व्हाट विल हैपन आफ्टर 25 ईयर्स? इंडिया में लॉ है, प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, वेस्ट, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम ऑफ द एक्ट, वो वेस्ट मैनेजमेंट पे, तो उसमें उन्होंने एक एम्पैनल लोग डिफाइन किए हुए हैं। एम्पैनलमेंट का एक तरीका होता है, तो जो वो एम्पैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको दीजिए अपने मॉड्यूल, और उनका काम है कि वो उसको ढंग से डिस्पोज ऑफ करें। कुछ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जैसे फर्स्ट सोलर हैं, वो तो ऑफर करते हैं कि भाई मैं ही खरीद लूँगा 25 साल बाद मॉड्यूल्स आपके। तो आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की? नहीं, मतलब वो पूरा, काफ़ी लोग बात करते हैं कि इसकी वेस्टेज होगी, ये इतना सोलर जो सिलिक है तो पॉलीसिलिकॉन, वैसे वैसे तो अर्थ भी तो सिलिका ही का ही है, मतलब अगर आप देखो तो सैंड ही है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कोल बेस्ड प्लांट लगाया, तो कोल बेस्ड प्लांट लगाया, गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाया, डिस्पोजल की प्रॉब्लम तो सभी में ही है। मतलब आपने कोई भी इक्विपमेंट लगाएंगे तो उसका डिस्पोजल की प्रॉब्लम और उसको कैसे डिस्पोज करें वो तो सभी में है। बट हमारी इंडस्ट्री में, मतलब हमारी इंडस्ट्री मीन्स रेन्यूएबल इंडस्ट्री ने कम से कम जो ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग पीरियड जो पॉल्यूशन होता था वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। अब जो क्रिटिक्स जो वो कहते रहे कि भाई आपको इसको डिस्पोज कैसे करेंगे एंड ऑल, वो तो हर एक जगह है ही प्रॉब्लम, बट उसके भी साइंटिफिक तरीके हैं सॉल्व करने के, और धीरे धीरे ही हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। सर बैटरी का आपने 2-3 बार जिक्र किया, आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू आस्क यू अबाउट स्टोरेज, है ना। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अल्टीमेटली कि सोलर विंड हो, फ़र्क नहीं पड़ता ना कि लाइट, अभी हम घर पे हैं तो लाइट चलनी चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि सोलर से या विंड से आए, लाइट चलनी चाहिए, राइट। एंड सोलर एंड विंड आर इंटरमिटेंट पावर इन नेचर, राइट। तो आपके हिसाब से ठीक है 2.5 रुपये पे होगी, और पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं आएगा तब तक ये पीक लोड नहीं मीट कर पाएगा, और तब तक जो कोल बंद नहीं हो पाएगा, मतलब उसका शेयर। तो सर क्या हो रहा है, तो और समझाओ, क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बहुत बातें हो रही है, तो एक्सप्लेन मी वेयर आर वी, बिकॉज मैं आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें बोला था कि यू नो सोलर विदाउट बेस इज अ कार विदाउट एन इंजन। डू यू एग्री? एग्जैक्टली। सो इसमें सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारे रिन्यूएबल सेक्टर में इस समय बैटरी है, BESS जिसको हम कहते हैं। एज यू राइटली सेड, जब तक BESS नहीं होगा तब तक जो है वो पॉल्यूशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा, बिकॉज कोल बेस्ड पावर प्लांट पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा फॉर पीक लोड। फॉर पीक लोड। नॉर्मली अब तक फिलॉसफी क्या थी कि इसको यार थोड़ा डिले कर देते हैं स्टोरेज को, क्योंकि इससे तो पावर बहुत कॉस्टली हो जाएगी, और जब तक हम कोल बेस्ड के साथ रेन्यूएबल मिक्स करके, अब सबका लॉजिक था यार 12-13% ही तो इन्फर्म पावर है पूरे ग्रिड में, तो इतनी ज़्यादा बैटरी में हाई कॉस्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये तो हमारे जो ग्रिड ऑपरेटर्स हैं जो भी लोड मैनेज करते हैं वो 12-13% ऑफ इनफॉर्मनेस मैनेज कर लेंगे। नाउ दिस नंबर हैज़ बिकम फार मोर, मतलब renewable has become 23-24%, solar and wind has become 16% of the total grid। तो अब वो ग्रिड ऑपरेटर से भी मैनेज नहीं हो पाती है, पर्टिकुलरली हम कहते हैं 16-17%, बट ये जो इनवेरिएबिलिटी होती है वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कर्नाटका में तो कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे दिन की 70-80% पावर जो है वो सोलर और विंड से ही मीट हो रही है। तो उस टाइम पे आपको ग्रिड फ्लक्चुएशंस जो है वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिसाइड कर ही लिया है कि जितने भी अब नए बिड्स आ रहे हैं, अधिकतर बिड्स में कोई ना कोई स्टोरेज का कंपोनेंट है ही। मतलब बिड आ रहे हैं जो सोलर के बिड आ रहे हैं, जो पावर प्लांट लगने की। हाँ, जो रेन्यूएबल्स के जितने बिड आ रहे हैं, पहले सोलर का अलग आता था, विंड का अलग आता था, अब 90% ऑफ द बिड्स में ऐसा है कि भाई मुझे फर्म पावर चाहिए। और फर्म पावर मतलब एकदम फर्म नहीं, बट हाँ पूरे साल में 80% काइंड ऑफ लोड फैक्टर रहे, और पूरे दिन में आप मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स को स्प्लिट करते हुए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव रियलाइज कि भाई हमारे अब बस की नहीं रहा इतनी इनवेरिएबिलिटी मेंटेन करना, और हमें ग्रिड चाहिए ही चाहिए। नाउ दो तरीके से, मतलब जैसे सोलर में बहुत सब्सिडी देके गवर्नमेंट ने प्रमोट किया सोलर को, उसको हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग कहते थे, वही स्कीम गवर्नमेंट ने अब बैटरीज पे शुरू कर दी है। तो जो भी बैटरी ओनली बिड्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट इज गिविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, और हर एक स्टेट्स खूब सारे बैटरी के बिड्स लेके आ रहा है।
तो वो एक कैटेगरी के बिट्स हैं। फिर एक और बिट्स आ रहा है जिसमें आ रहे हैं कि भाई सोलर और बैटरीज मिला के आप इवनिंग टाइम में भी और पावर दो और मॉर्निंग टाइम में तो आप सोलर डिस्पैच कर दो। एक और कैटेगरी का बिड आ रहा है, तीसरी कैटेगरी के, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखो राजस्थान में अब कनेक्टिविटी बची नहीं है, तो अब वो कनेक्टिविटी वही जो वायर्स हैं जिससे हमारे को राजस्थान में मॉर्निंग में पावर मिलती है, उसी कनेक्टिविटी को यूज़ करते करते अब आप इवनिंग में भी पावर निकालिए। तो अब मॉर्निंग में आप और सोलर जनरेट करके बैटरी में स्टोर कीजिए और उसी कनेक्टिविटी जो मॉर्निंग में आपकी 400 मेगावाट की है मान लिया, इवनिंग में भी वो 400 मेगावाट और निकाल के दीजिए। तो ये नॉट ओनली ये मतलब बहुत चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं बैटरी के ऊपर। एक तो इन्फॉर्मनेस यूज़ करना, रिड्यूस करना इज़ वन। ट्रांसमिशन नेटवर्क को इतनी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सफिशिएंट बैटरीज लगा दी, क्योंकि आप उसी नेटवर्क पे आप इवनिंग टाइम में भी और पावर फीड कर सकते हैं बाय यूजिंग बैटरीज। सर बेस के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो सर एक क्वेश्चन आता है कि जो आप बोल रहे हो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सो पहले अगेन ब्रेकिंग दिस अप बिकॉज what you are saying कि this is the next $1 billion अपॉर्चुनिटी, राइट? कि जो यंग इंजीनियर्स आज बेसिक के साल के पॉडकास्ट देख रहे हैं कि अगर बेस में वो घुस गए, बेस इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो इट्स ए नेक्स्ट $1 billion प्रोजेक्ट जो कि सोलर 10-15 साल पहले था, जो आज वो स्टोरेज है। तो पहले सर बैटरी को ना मतलब मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ बेस की पूरी मार्केट को, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दिस। पहला तो सर इसकी सेल केमिस्ट्री समझते हैं बिकॉज ये रेयर अर्थ है, राइट? रेयर अर्थ इन द सेंस कि हम जब लिथियम की भी बारे में बात करते, तो पहले तो सर लॉट ऑफ पीपल दिस से आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स दैट कि ये रेयर अर्थ जो हैं, राइट, इसको रेयर अर्थ बोला जाता है कारण के लिए कि रेयर अर्थ है, राइट? तो इसकी भी कोई लाइफ स्पैन है, जैसे लिथियम है, लिथियम अगर हो ही ना, ख़त्म ही हो जाए, फिर क्या होगा? बट मतलब द पॉइंट इज़ कि लिथियम बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा उसमें लैक ऑफ लिथियम रिसोर्सेज तो सप्लाई में कोई इशू नहीं है। पूरा इंडोनेशिया में और इतने ज़्यादा एरियाज़ में बहुत लिथियम है, कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं है। जो सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई है बैटरी में कि पहले 2 केमिस्ट्रीज हुआ करती थी, एक NMC हुआ करती थी, एक LFP हुआ करती थी। जो 2 व्हीलर्स वाले या मोबिलिटी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स मोबिलिटी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें लोग NMC यूज़ किया करते थे। और जो हमारे वाले जो हैं जिसको हम BSS कहते हैं, जो पावर सेक्टर में बैटरी यूज़ होती है, उसको हम LFP यूज़ हुआ करते थे। बट अब LFP ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया, अपनी डेंसिटी जो है बढ़ा दी। मतलब क्यों होता था ऐसा? क्योंकि NMC की डेंसिटी बड़ी अच्छी थी, तो वो छोटे एरिया में कार में फिट होती थी, और LFP जो है वो बड़े एरिया में फिट होती थी। अब LFP में इतनी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गया कि वो that has become common chemistry both for mobility and for batteries। तो 2 व्हीलर छोड़ दो जहाँ पे NMC यूज़ होता है, बट 4 व्हीलर्स, ट्रक्स, सब में अब LFP यूज़ होना शुरू कर गया है। और बहुत ही स्टेबल टेक्नोलॉजी हो गई है कि मतलब हमारे कई जगह क्या होता है कि आप इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता कि 3 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी हो गई है। बट LFP आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे कि 4-5 साल तक तो इसको रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। सोडियम आएगा, कुछ और आएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम है। आपको लग रहा है सर सोडियम और बाकी जो आएंगे, वो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज काफ़ी टॉक्ड अबाउट इशू है, बट अभी तो लिथियम ही है। अभी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक जितना भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ही स्टेबल रहेगी LFP, और बहुत एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मतलब एक 314 एम्पियर आवर का सेल है जिससे 5 मेगावाट आवर का कंटेनर बनता है हमारा, और ज़रा से एरिया में या पावर प्लांट में 5 मेगावाट आवर की बैटरी लगा देते हैं। जब तक लोगों ने सोचा कि यार इसका हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करते हैं, पता चला कि वो तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब उसी एरिया में, उसी कंटेनर एरिया में 6.5 मेगावाट आवर फिट हो सकता है। तो 314 हैज़ मूव टू 587। जब तक लोगों ने उसको समझा, किसी ने बोला नहीं अब तो 8 मेगावाट आवर भी। तो LFP ही इम्प्रूव होता जा रहा है, इसी में ही इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, और बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस भी हो गया है। कई लोग, मतलब मैं तो जब भी चाइना जाता हूँ तो पता चला कि और प्राइस गिर गया।
बट होपफुली अब स्टेबलाइज होगा। तो इतना कितना ज़्यादा फ़र्क कितना है सर, अगर लेट्स से एक सोलर की, जैसे आपने बोला ₹2.5 की बिड वगैरह चल रही है सोलर पावर प्लांट की, तो अगर बैटरी कॉस्ट भी जोड़ दो तो कितना परसेंटेज, 20% बढ़ जाएगा? देखिए अभी क्या है ना, एक कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब केवल बैटरी की कॉस्ट। बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा और फिर बाहर उस स्टेबल पावर निकालनी पड़ेगी। तो जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो अराउंड ₹5.5 है अभी। और उसमें अगर आप सोलर से अगर चार्ज कर रहे हैं उसको तो ₹2.5 और जोड़ लीजिए उसकी, तो टोटल लैंडेड कॉस्ट ₹8 या ₹8.5 का है। अभी सेकी ने भी बिड कॉल किया था तो इतने के आसपास ही टैरिफ आया जो था। बोल रहे हैं कि ₹6 पे लेके जाना है या ₹5 पे लेके जाना है, वो आपको लग रहा है अचीवेबल है? हाँ, तो हम लोग मतलब कहते हैं ना कि किसी भी इंडस्ट्री को शुरू में सपोर्ट करना चाहिए। तो हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप अगर 2 चेंजेस कर दें तो ये आराम से ₹6 या ₹7 आ जाएगा। एक चेंजेस तो आप ये कर दें इसमें कि आपको जो है, वी नो दैट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू बी प्रमोटेड, बट व्हेन वी आर प्रमोटिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें हमारे को 5 सेंट का ज़्यादा का मॉड्यूल खरीदना पड़ रहा है। अगर हम चाइना से 10 सेंट का खरीद रहे हैं तो इंडिया में 15 सेंट से खरीद रहे हैं। तो अगर हम ये वेव कर दें कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग बैटरीज इज़ कि ये वायबल हो जाए, तो हम इसको इस सेगमेंट को अलाउ कर दें कि वो चाइना से मॉड्यूल खरीद लें, तो काफ़ी हद तक तो प्राइसिंग डिफरेंस उससे मीट हो जाएगा, थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। और दूसरा मतलब जो अभी सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है बैटरीज पे, वो केवल बैटरी लगा रहे हैं तो दे रही है, बैटरी के साथ सोलर लगा रहे हैं तो नहीं दे रही है वो सब्सिडीज़। तो ऐसे अगर, और इसी तरह से कस्टम ड्यूटी 10% है उसको कम कर दें, तो 3-4 चीज़ें कम कर दें तो ये जो ₹8-8.5 का टैरिफ है वो मोर वायबल 6-6.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपको फर्म पावर मिल रही है। आपके आज की तारीख में आप कोल बेस्ड पावर प्लांट भी लगाएंगे तो ₹5.5-6 से कम की पावर नहीं आएगी उससे। और उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, हर एक साल कोल का प्राइस बढ़ता है। मैं तो पहले साल की बात कर रहा हूँ कि 5-5.5 आएगा, बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रेलवे नेटवर्क आप बिल्ड कीजिए, कोल को ट्रांसपोर्ट करने में इतनी सारी और वेरिएबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको 6-6.5 की फर्म पावर मिलेगी और शुरू का टाइम पे आपको ये सब चीज़ करनी है। धीरे धीरे तो आप हर एक सेक्टर में से सब्सिडी निकाल ही सकते हैं। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। तो आपको लग रहा है सर सेल केमिस्ट्री में, जैसे मैंने आपको पूछा कि जो नॉट सेल केमिस्ट्री बट जो रेयर अर्थ है, आपको लग रहा है कुछ उसमें कोई चैलेंज नहीं है? एटलीस्ट लिथियम में नहीं है। लिथियम में नहीं है। बट सेकंड पॉइंट है सर कि लेट्स से कि ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, बट लेट्स से अगर 20-21 साल के बच्चा को देख रहा है, इंजीनियर देख रहा है, और उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि यार ये तो $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसके लिए क्या एडवाइस है, वो क्या करे इस टाइम पे? लेट्स से ही वांट्स टू गेट इनटू स्टोरेज, ही वांट्स टू गेट इनटू बेस एंड सर्व द पावर सेक्टर, तो वो कौन से सेक्टर में घुसे और क्या चीज़ करे? हाँ, मतलब उसको पूरी वैल्यू चेन समझनी चाहिए बैटरी की, और हर एक वैल्यू चेन में 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शुरू होती है वैल्यू चेन मान लिया लिथियम से, ठीक है जी, तो आप लिथियम की माइंस एक्वायर कीजिए राइट प्लेस पे। तो वो तो कहाँ करेगा 20 साल का सर बच्चा? मैं बोलूँ कि भाई अब चलो आप अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हो कि उसमें से कोई भी ले ले। हाँ, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि पूरी वैल्यू चेन में कहाँ कहाँ हो सकता है। लिथियम हो गया, लिथियम की माइनिंग हो गई। लिथियम एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में है ही नहीं। वो प्रॉब्लम लिथियम की नहीं है कि वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। प्रॉब्लम लिथियम तो हम इंडोनेशिया से खरीद सकते हैं, अफ्रीका से खरीद सकते हैं, 10 जगह से लिथियम मिल जाएगा। हमारे पास लिथियम एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं है, जो केवल चाइना के पास ही है, या कुछ क्या होता है एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी? मतलब उससे एफिशिएंटली कैसे लिथियम निकाला जाए उस माइन से। वो तो ओर है, उस ओर से हम कैसे उसको उस फॉर्म में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो जाए, वो मिसिंग है। तो वो एक कोई नया साइंटिस्ट है, ही रेदर देन वी रियली कॉपिंग समथिंग, ही डेवलप्स इट ऑन इट्स ओन, मेक इट मोर एफिशिएंट। तो एक वो हो गई। फिर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग, भले ही वो LFP हो या NMC, इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो कैथोड एनोड बनाना, इलेक्ट्रोलाइट, उसको प्रिस्मेटिक सेल अलग होते हैं, मोबिलिटी के अलग तरीके के सेल होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं। तो वो सेल मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए वेरी हैवी कैपेक्स आइटम, और इंडिया में अब तक बहुत ही कम लोग उसको सक्सेसफुली कर पाए हैं। कोई है इंडिया में? मतलब जैसे एक्साइड है, वो बना रहा है सेल मोबिलिटी के लिए बना रहा है, बट हमारी BSS के लिए अभी सक्सेसफुली। तो NMC कर रहा है ना?
NMCP कर रहा है और LFP की भी लगाई है उसने बेंगलोर में। तो अमराजा है, ये है, अब टाटाज ने अमलटास करके एक नया वेंचर बनाया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया। उन्होंने एनविजन के साथ टाई अप किया है। सो रिलायंस एनी हाउ हैज़ टाइड अप विद 1 or 2 पीपल, बट अभी तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है। तो बड़े बड़े ग्रुप्स जा रहे हैं इस सेक्टर में, बट सक्सेसफुली किसी ने इन बेस्ट के लिए सेल बनाया हो इंडिया में बहुत ही कम। तो ये तो वैल्यू चेन में थर्ड हो गया। और फिर क्या है आपका, अभी क्या है कि हम लोग ब्लाइंडली कंटेनर चाइना से खरीद रहे हैं, बेस्ट का जो कंटेनर है। अगर हम कम से कम इतना ही करें कि सेल चाइना से लेकर आएँ, सेल से स्टैक बनाएं इंडिया में और स्टैक से फिर कंटेनर बनाएं, तो मतलब बाहर का जो चेम्बर है, हाँ, कम से कम जैसे हम कहते हैं ना कि पहले हमने सोलर मॉड्यूल बनाना शुरू किया, अब सेल बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वेफर में जा रहे हैं, उसी तरह इसकी वैल्यू चेन है। आप कम से कम इतना तो इंडिपेंडेंट हो जाओ कि केवल सेल लाने की ज़रूरत है आपको, बैटरी के सेल चाइना से, उसके बाद जो आपको रैक बनाना, रैक से कंटेनर बनाना, वो तो आप इंडिया में करो। और वो धीरे धीरे वो आने ही वाला है। इंडियन गवर्नमेंट इज़ स्मार्ट एनफ कि दे विल अनाउंस वन डे कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आप ये सब बंद करो बाहर से लाना। कम से कम इतना तो आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा। तो वो तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का ट्रेंड है और जो लास्ट 1 or 2 months में मीटिंग चल रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम दे विल फोर्स पीपल टू स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग। ये तो इसमें तो कम केपेक्स हुआ ना, इसमें तो अगर एक यंग इंजीनियर होगा वो तो ये कर सकता है ना, सेल बाहर से लगाया और एक स्टैक बनाया सेल का और उसको चेम्बर में डाल के एक बेस बन गया, बेस ही बन गया ना एक तरीके से। और फिर क्या है इसके अराउंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS, एक PCS है, एक तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सारी बैटरीज आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड रहें, सॉफ्टवेयर किया है। फिर एक PCS की आपने पूरा कंटेनर तो लगा दिया, बट किस टाइम पे उसको एफिशिएंटली हाई पावर देनी है, किस टाइम पे लो पावर देनी है, कितनी साइकिल्स रन हो रही हैं उसकी, तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। इन्वर्टर्स हैं जो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब पूरी वैल्यू चेन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मतलब बहुत कुछ करने को देखो है। आपने इतनी बड़ी, सबसे बड़ी इंडिया की डील की है ना, $1.5 billion पे O2 आपने बेची। तो लेट्स से कि अगेन दो यंग इंजीनियर्स हैं, तो वो बोलते हैं कि जी हम जो पराग सर बोलेंगे हम बना देंगे उनके लिए और पराग सर इन्वेस्ट कर देंगे मेरे में। तो वो आप उनको क्या चीज़ बोलोगे बनाने के लिए? अब हाई लिथियम माइनिंग तो नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज़ अगर आप बोलोगे कि यार बच्चों ये चीज़ बनाओ, इस पे आई विल इन्वेस्ट, वो क्या चीज़ है? देखिए, कोई अगर मुझसे पूछे कि O2 में लास्ट 5 साल में आपने ऐसी क्या चीज़ है जो मिस करी, मतलब तो मैं कहूँगा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग का जो ये बस था इस पीरियड में वो मिस कर दिया। और जिसने राइट टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करी हमारे सेक्टर में, मॉड्यूल्स में, सेल में, ही हैज़ रियली मेड गुड मनी, IPOs हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। तो अगर हम ये थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम से बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर दें, आप सब चीज़ें रेडी रखें। मान लिया आपको बैटरी का सेल मैन्युफैक्चरिंग में टीम बनानी है, अपना आपको एक अच्छा लैंड एक्वायर करनी है राइट जगह, जो मिनिमम कैपेक्स वाली चीज़ें आदमी को करके रखनी चाहिए। और जिस दिन गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि मैं इस 2 साल दे रहा हूँ, 2 साल के बाद से आपको इंपोर्ट करना अलाउड नहीं होगा, तो फटाफट आप उसमें इतनी स्पीड से उसको इम्प्लीमेंट करें प्रोजेक्ट को कि राइट ऑन दैट डे व्हेन दिस एम्बार्गो इज़ हैपनिंग यू आर रेडी विद योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो आदमी जो पहले 2 सालों में जो कमाएगा ना, अगर आप आराम से कर रहे हो कोई चीज़ जहाँ ऑलरेडी जैसे सोलर मॉड्यूल में 100 गीगावाट पहले ही बन गया है और आप 10 गीगावाट आप लगा रहे हो, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको मिनिमम रेडीनेस रखनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करती रहनी चाहिए और ऐसा टाइम करना चाहिए कि जिस दिन वो ट्रिगर हो रही है वो पॉलिसी, उस दिन आपकी फैक्ट्री रेडी हो। तो आपने अगर वो चीज़ टाइम ढंग से कर दी तो यू विल रियली मेक गुड मनी। तो मतलब ये मैं कहना है से जैसे अभी आपने बोला कि जब आपने O2 बनाई 2019 में और बेची $1 billion पे JSW को, तो कहना है सही कि आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग मिस कर रहे, तो जो पराग शर्मा 2.0 वर्जन हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाए गोइंग फॉरवर्ड? चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं करना, बट होता क्या है कि एक इन्वेस्टर की नज़र से हमारा IPP बिजनेस बहुत सेफ माना जाता है। तो दैट्स वाई पेंशन फंड्स, एवरीबडी इन्वेस्ट इन ए
सोलर प्रोजेक्ट, क्योंकि 25 साल का पीपी होता है और उसमें टैरिफ फिक्स हो जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लो रिस्क प्रोजेक्ट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है, मतलब उसमें आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बैट लेने के लिए तैयार हो, एंड ही इज़ फाइन विद ups and downs in the market. So I would try to convince my new investor to do this, but I am not very sure because वो investor class थोड़ा different होता है as compared to people who invest in infrastructure sector. ओके, सो इतना तो पता लग गया, आप बोल रहे हो कि न्यू इन्वेस्टर कुछ ना कुछ तो आप लॉन्च करोगे इसके बाद, ऐसा नहीं है आप बैठने वाले हो घर पे, मतलब इतना तो हमने वो हिंट ले लिया आपसे कि आप न्यू बोल रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आने वाला है। बट ठीक है सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। वी स्पोकन अबाउट पावर सेक्टर, फिर सोलर, फिर उसके बाद हमने सोलर बैटरी स्टोरेज की बात की। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़ी बातें होती हैं सर, क्या चल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन में? तो देखिए, किसी आदमी ने जोकिंगली मुझे बताया, एक सीईओ ही था वो, कि मैंने तो अपनी टीम को जो ग्रीन हाइड्रोजन के जो सेमिनार्स भी जो होते हैं ना, वहाँ भी जाने को मना कर दिया है अभी। अच्छा। क्योंकि मार्केट इज़ वेरी डाउन एज ऑफ नाउ एंड पीपल थिंक कि बहुत ज़्यादा हमने अब टाइम इन्वेस्ट कर दिया और टीम बना ली, बट स्टिल वी आर नॉट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खरीदने वाला ही नहीं है ना। ग्रीन हाइड्रोजन आप बना तो लो, उसको खरीदेगा कौन? और उसको जो खरीदने वाला है वो ये सोच रहा है कि भाई थोड़ा प्राइस कम आ जाए तब खरीदूंगा। तो हो सकता है 5 साल में हो जाए ऐसे, एंड दैट्स वाई पीपल आर ट्रैकिंग दैट सेक्टर कि जिस भी दिन हो तो मैं पहला आदमी हूँ ये करने के लिए। बट अभी जो सिचुएशन ये है कि जिस प्राइस पे आपको नेचुरल गैस मिल रही है या वो है 100 रुपये पे है, उस पे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पे ग्रीन हाइड्रोजन है। है क्या ग्रीन हाइड्रोजन? समझाना सर कईयों को, मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों को, ये आपने बिल्कुल सही बोला, एक बज़वर्ड बन चुका है। सो एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि कईयों को ये भी नहीं पता कि हाइड्रोजन तो बहुत टाइम से, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यूज़ हो ही रहा है रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर में। सो पहले तो बताना है क्या ग्रीन हाइड्रोजन सर? लेमन टर्म्स में क्या है कि हम सब लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट क्लीन करना चाहिए, एनर्जी को आप क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। बट होता क्या है कि फोकस सब लोगों का केवल पावर सेक्टर पे है। पावर इज जस्ट 19% ऑफ द एंटायर एनर्जी एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग सब एक ही सेगमेंट को क्लीन करने में लगे हुए थे कि ये जो 19% जो है एनर्जी का, उसको हम ग्रीन कैसे कर दें। इसलिए हम बोलते थे कि भाई सोलर कर लो, विंड कर लो, ये सब कर लो। लेकिन पीपल हैव फॉरगेट अबाउट कि भाई जो रिमेनिंग 81% है उसको कैसे ग्रीन करें। उसमें आपके मान लिया रिफाइनरी भी रन कर रही है, आपका कोई स्टील प्लांट रन कर रहा है, वो भी तो पार्ट ऑफ द एनर्जी है, मतलब वो भी तो एनर्जी। उनको अगर हमें ग्रीन करना है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द ओनली वे आउट, और वन ऑफ द ओनली वेज आउट, मोस्ट इकोनॉमिकल एज ऑफ नाउ। क्योंकि वहाँ पे आप कैसे करेंगे आप उसको ग्रीन? तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस तो बहुत है कि अगर आपको पूरी वैल्यू चेन को ग्रीन करना है, rather than just focusing on power, you want to really convert the steel plant into green steel plant, you want to convert a refinery into a green refinery. अभी तो वो नेचुरल गैस आती है और उससे आपका रिफाइनरी में प्रोसेशन प्रोग्रेस, ग्रे कहते हैं उसको, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन जो आ रही है। तो भाई बेसिकली ये ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि जो हाइड्रोजन बना थ्रू सोलर, तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो निकली आपकी, तो वो ग्रीन है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है ग्रीन हाइड्रोजन के, वो 2 सेक्टर हैं। एक आपका रिफाइनरी है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट डिफरेंस रह गया है बिटवीन नेचुरल गैस और ग्रीन हाइड्रोजन में। दे शुड बी द फर्स्ट वन टू स्विच ओवर, जो वो डीसल्फराइजेशन में यूज़ करते हैं ना क्रूड को। और उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र में थोड़ा ज़्यादा गैप है, लेकिन फर्टिलाइज़र को कन्वर्ट करना इतना मुश्किल है क्योंकि फर्टिलाइज़र इटसेल्फ इज़ ए सब्सिडाइजिंग सेक्टर, और ग्रीन हाइड्रोजन और लगा देंगे तो और सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो logically speaking, a sector which the whole world should promote because it is helping turn green, but अब वो कौन पंट ले और कौन किसके पास इतना बड़ा सब्सिडी देने का चेक है। So that's why people are looking at कि भाई जापान कर सकता है ये प्रमोट, वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेड गैस पावर प्लांट्स पे निर्भर है, और उसको ज़रूरी है कि वो ये सारे पावर प्लांट्स में धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन से रन करना शुरू कर दें। एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज नाउ कि करंट बॉयलर को ही आप चेंज कर दो
कि वो गैस से या टर्बाइंस को चेंज कर दो कि वो गैस की जगह। सर एक मोबिलिटी की भी बात होती है, हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन बसेस, आपको लगता है सर हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन बसेस, और नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट जाते हैं हाइड्रोजन कार में, तो डू यू फील दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग? सो अगेन द सेम लॉजिक कि विद इफ समबडी टेक्स ए बिग फंड, गिव ए बिग सब्सिडी, उसको लार्ज स्केल कर दे, फिर धीरे धीरे जैसे सोलर में हुआ है वैसे वैसे कॉस्ट कम आ जाएं, तब वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगी। बट हाइड्रोजन बसेस तो फिर भी हो सकता है ना सर, जो लार्ज मोबिलिटी से शिपिंग वगैरह है, शिपिंग और एरोस्पेस, उसमें तो है अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो ट्रक्स हैं, जो लार्ज मोबिलिटी, उसमें तो बैटरीज ही नहीं बनेगी, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे हो सकता है? एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स उतना डिटेल में नहीं मालूम, बट ये है कि कई बारी ऐसी रेगुलेशंस आ जाएंगी, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री में बोल देंगे कि भाई 10% मिथेनॉल ब्लेंडिंग कंपलसरी है, ऐसा कुछ आ गया, या 15%, और ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेबल रेगुलेशंस होती हैं। मैरीटाइम बोर्ड ने कह दिया कि आपको करना ही करना है ऐसा, तो फिर वो बहुत बड़ा मार्केट एक दिन बन जाएगा। बट अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है सर एक मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, एंड जैसे हमने सारी वैल्यू चेन के बारे में बात की, एंड यू ऑफ कोर्स बिल्ड अ वेरी लार्ज आईपीपी बिजनेस, तो फ्रॉम ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कैन यू थ्रो सम लाइट कि क्या चैलेंजेस इन्वेस्टर फेस कर रहा है फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बॉटलनेक्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स फेस करते हैं? तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टर के लिए जब इंडियन पावर सेक्टर देखता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, जो हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस बना रहे हैं, 60,000 करोड़ साल के। तो अभी तो हमने उसमें टेम्परेरी फिक्स किया हुआ है। वो टेम्परेरी फिक्स किया है कि हम लोग बेचते हैं AAA रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी को पावर, और वो इंटर्न डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को बेचते हैं। तो हम लोग तो कहते हैं अपने इन्वेस्टर को कि भाई हम तो बहुत ही क्रेडिबल एंटिटी को पावर बेच रहे हैं, और हमारा पेमेंट इस वजह से टाइम पे भी आ रहा है। बट ये कब तक चलेगा? मतलब आपने एक इंटरमीडिएट एंटिटी तो बना दी, उसकी भी बैलेंस शीट की लिमिटेशन है, और अगर वहाँ से रियल डिफ़ॉल्ट आ गया तो एक तो हमारे को सेक्टर को वायबल बनाने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी वाला जो लॉसेस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि भाई ये आप अगर कोर्ट में अटक गए, एंड व्हेन आई से कोर्ट इट मीन्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ CRC टू एप्टल टू कोर्ट, हमारे यहाँ पे इस चक्कर में जो रेगुलेटरी इश्यूज में जो फंस गया, हर एक चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मान लिया मैंने एक बिड किया, उस बिड में मेरे स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तो बड़े अच्छे हैं, जो बनाए गए हैं वो इतने अच्छे हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट लेंडर जो है, मतलब टफ से टफ लेंडर कह लो, वो भी फंड करता है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उसमें सारे रिस्क ढंग से कवर्ड हैं। फोर्स मेजर होगा तो क्या होगा, टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? वो रेगुलेटर्स हैं या कोर्ट है। अगर वहाँ मुझे जस्टिस टाइम पे नहीं मिला, अब मैंने प्रोजेक्ट लगाया, उस समय कस्टम ड्यूटी X% थी, जब तक ख़त्म किया, जब तक मैंने प्रोक्योर किया तब तक वो X+2% हो गई। अब वो 2% कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि मेरे को अब कंज्यूमर से या मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी से चेंज इन लॉ में रिकवर करना है। अब वो इम्प्लीमेंट होने में 2 साल लग रहे हैं, तो मैं 2 साल तक क्या करूं? तो वो जो चीज़ है, जो हमारा सिस्टम है, अब आप देखते होंगे डेवलप कंट्रीज़ में कि भाई जो भी होना होता है वो फटाफट हाँ में आना होता है आंसर, या ना में आना होता है, कोर्ट फटाफट आंसर तो लेके आता है आपको। हमारे यहाँ तो मतलब पीपल कैन स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स if somebody really litigation वगैरह में चले litigations में, तो that is you feel a big challenge? It is a big challenge to a large extent। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐसे प्रोविजंस कर दिए हैं, लॉज में ऐसे प्रोविजंस कर दिए हैं कि इस पीरियड में जब लिटिगेशन चल रही है तो पहले से ही हमें पैसे मिल जाएं। तो कुछ तो हुआ है मॉडिफिकेशन, बट ये हमारा सेकेंड रिस्क है। और थर्ड रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क को कहते हैं चेंज इन रेगुलेशंस। हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिव हो जाती हैं, तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटर कह लें या क्या कह लें, उसमें कोई भी चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव ना हो। जो भी आपको चेंज करना है आप आगे से चेंज करें, टाइम देके चेंज करें। मैन्युफैक्चरिंग में चेंज करना है, कुछ भी लाना है आपको, तो वो 2-3 चीज़ें अगर इंडिया की ठीक हो जाए तो बिल्कुल ही और भी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और बूम हो सकता है। सर
जब आप मेरे को पावर मिक्स बता रहे थे इतना मेरे को ना सर एक सेक्टर है जिसके बारे में मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, वो है न्यूक्लियर। उसके बारे में मैंने थोड़ा 5 मिनट बात करनी है सर। क्या मतलब जब हम क्लीन एनर्जी की बात करें, इससे क्लीन तो है नहीं ना सर, मतलब अगर फंडामेंटली देखें तो न्यूक्लियर पावर जो है दैट इज़, डू यू थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस? वेरी अर्ली टू से, बिकॉज देखिए इंडिया में इतने साल हो गए हैं, कुछ 6.5 गीगावाट का न्यूक्लियर है बस। क्यों नहीं लग रहा इंडिया तो में? वो कहते हैं ना कि नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप लगाइए। आपके घर के पास लगाने जाएंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा अपना फ्लैग लेके बाहर आ जाएंगे कि भाई 0.001% रिस्क है रेडिएशन का, तो मैं, और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग वाला रिस्क है, तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगी उस एरिया में, लगेगा नहीं। तो पेपर्स पे अच्छा है, और ये भी कहते हैं कि आने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत सिक्योर्ड हैं, बट वो हर एक कोई कहता है कि हाँ यार राजस्थान में पोखरण में जाके लगा लो, मेरे घर के पास मत लगाओ। तो वो नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम है, वो उसको बहुत ही पुश कर रहा है। नहीं लगेगा सर आगे क्या फ्यूचर है? नहीं लगेगा। अब जैसे वो SHR हैं, वो क्या, जो स्मॉल रिएक्टर्स जो हैं वो 2030 तक आने की बातें हैं, और उसके बाद मतलब पीपल से कि दैट इज़ मोर ए कंडेंस स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ 20-25 मेगावाट विच कैन बी along with your building or along with your, and that is will be much safer than, so थोड़ा सा जो लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है आफ्टर हिरोशिमा एंड आफ्टर अदर थिंग्स, वो बहुत कम है इसको लेके कि कुछ लीकेजेस ना हो जाए। सर वी कीप ऑन रीडिंग, जैसे हमने डीप डाइव किया पावर सेक्टर के बारे में, बट वी कीप रीडिंग अबाउट जैसे जो पर कैपिटा कंजम्पशन है। अल्टीमेटली सर अगर हम डीप डाइव करें इंडिया को भी, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्स, लाइक इट्स लाइक यूरोप, मतलब 28 कंट्रीज़ विद इन 1 कंट्री है, मतलब एक स्टेट एक कंट्री की तरह ही है। तो ये जो आपको क्या लगता है सर, जो पर कैपिटा कंजम्पशन, एनर्जी की कंजम्पशन, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, कब तक जो इम्प्रूव होगी वो, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक द मेजर्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव दैट? मतलब इम्प्रूव तो हो रही है, बट फिर भी वी आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। आई डोंट रिकॉल द नंबर, बट जितना मुझे याद है हम 1400-1500 पर हैं, और वर्ल्ड एवरेज कुछ 5000 टाइप पे है। सो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, तो उसी से ही आएगा। मोर एंड मोर पीपल बाई ACs, मोर एंड मोर पीपल कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो देयर इज नो क्विक सॉल्यूशन फॉर इट। वो तो कंट्री जैसे इम्प्रूव करेगी वैसे ही हमारा वो बढ़ेगा। सर व्हाट नेक्स्ट फॉर पराग शर्मा? ये तो पूछना बनता है, मतलब इतना आपने ये 2025 यू स्टार्टेड विद हेडलाइंस अक्रॉस द कंट्री, द बिगेस्ट एवर एक्विजिशन सेल आउट द सोलर डील में हुई, तो व्हाट नेक्स्ट सर? वेयर आर यू स्पेंडिंग टाइम नाउ? देखिए एक ही सेक्टर आता है मुझे and just to tell you the background, even my father was also from power sector, तो हमारे तो जब ब्लड में ही है पावर सेक्टर, और रेन्यूएबल सेक्टर ही समझ में आता है, तो इसी बिजनेस में रहेंगे। एंड होपफुली एज वी वर डिस्कसिंग, जो नए एरियाज़ हैं, बैटरी हो गया, इफ़ पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के साथ एक नया वेंचर शुरू करेंगे। ऑसम। तो सर मुझे लगता है कि आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू होस्ट यू वेरी सून अगेन ऑल्सो एज चैप्टर 2 ऑफ पराग शर्मा, बट आई थिंक एज अ वेरी बेसिक लेवल जो आज हमने कवर किया पावर सेक्टर में, इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू मेनी पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू पाजी फॉर डूइंग दिस। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक्स, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, ग्रेट, ऑसम।